हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, PC1 में हाउ टू स्टडी PC1 का जो वीडियोस था उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बता दिया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि ड्राफ्ट पैरा पे एक वीडियो बनना ही चाहिए। तो इसलिए है ना, जो आज हम ड्राफ्ट पैरा और ऑफिशियल लेटर दोनों को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 5 या 10 मिनट के बाद जब ये अपना वीडियो ख़त्म हो जाएगा, तो आप बड़ी आसानी से ड्राफ्ट पैरा और ऑफिशियल लेटर का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा वो कर पाएंगे। PC1 के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं उसमें एक बार फेल हो चुका हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं फेल हुआ हूँ तो आप भी फेल होंगे, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। तो शुरू करें, चलिए आ जाओ। ड्राफ्ट पैरा PC1 का जो कौन सा जो बी वाला नंबर है, 2 पार्ट है ना, ए और बी। उसमें क्या नाम है, ड्राफ्टिंग एंड राइटिंग एबिलिटीज़, जो 70 मार्क्स का आता है। ठीक है, ये चलना बंद क्यों हो गए भाई, ये सभी चलना बंद हो गए। तो जो 70 मार्क्स का आता है उसमें प्रेसी 25 मार्क्स का, ऑफिशियल लेटर 15 मार्क्स का, ड्राफ्ट पैरा 30 मार्क का। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि 30 ये अकेला ही ले रहा है। ऑफिशियल लेटर की बात कर लेंगे 15, केवल फॉर्मेट भी बना के आ जाओगे तो भी 15 में से 8-10 नंबर मिल जाएंगे। ये तीनों 70 मार्क्स के आते हैं। टाइम उसका 2.5 घंटे, सभी पेपर का टाइम 2 घंटे, उसका 2.5 घंटे। पर आपको अभी अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं ना तो आपको लगता होगा कि अरे 2.5 घंटे तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लेकिन उसमें क्या है कि टाइपिंग का काम रहता है। इन तीनों में आपको क्या टाइपिंग करना पड़ेगा। अगर आपको टाइपिंग आती है तो और जल्दी हो जाएगा। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो फिर ये थोड़ा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अब देखो, सबसे पहले तो क्या है कि ड्राफ्ट पैरा पढ़ने से पहले जान ले कि ड्राफ्ट पैरा होता क्या है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि वो होता क्या है। तो हम CAG में जनरली क्या है, 3 टाइप्स की ऑडिट होती है। फाइनेंशियल ऑडिट होती है, तो फाइनेंशियल ऑडिट का तो पता है, कमेंट्स प्रिंट होते हैं, ऑडिट ओपिनियन दिया जाता है, फिर उस पर कमेंट्स प्रिंट होते हैं। 2 तरह के ऑडिट ओपिनियन, अनक्वालिफाइड, अनमोडिफाइड और क्वालिफाइड। फिर क्वालिफाइड में 3, मॉडिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट में। दूसरी कौन सी है, कंप्लायंस ऑडिट। तीसरी कौन सी है, ट्रांजैक्शन ऑडिट। कौन सी ऑडिट है, ट्रांजैक्शन ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट को ही क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन ऑडिट कहते हैं। और तीसरी कौन सी है, परफॉर्मेंस ऑडिट। तो ये 3 ऑडिट है, फाइनेंशियल, कंप्लायंस और परफॉर्मेंस ऑडिट। तो ये जो ड्राफ्ट पैरा है वो रिलेटेड है कंप्लायंस और परफॉर्मेंस ऑडिट से। जैसे ऑडिट टीम ऑडिट पे गई, कंपनी की ऑडिट पे, उसने कंप्लायंस ऑडिट शुरू की, तो वहाँ पे क्या इशू किए जाते हैं, POM इशू किए जाते हैं। POM किस में बदलते हैं, POM पैरा में बदलते हैं। और जो पैरा है ना, जो जब भी आप ऑफिस में फाइल सबमिट करोगे, फिर वो आपकी हायर अथॉरिटीज़ के पास जाएगी, तो वो डिसाइड करते हैं कि ये जो पैरा है, जो पैरा आया है, ऑडिट टीम जो उन्होंने पैरा बनाया है, वो क्या ड्राफ्ट पैरा बन सकता है क्या। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर उनको लगता है ड्राफ्ट पैरा बन सकता है तो वो की डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके और फर्दर उस पर एक्शन लेके उसको हेडक्वार्टर भेजते हैं। हेडक्वार्टर क्या करेगा, हेडक्वार्टर देखेगा कि ये क्या मतलब पैरा ठीक है, प्रिंट हो सकता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, या फिर ड्रॉप हो सकता है। अगर ड्रॉप हो गया तो बात ख़त्म, अगर प्रिंट हो गया तो फिर ऑडिट रिपोर्ट में प्रिंट हो जाएगा। फिर तो वो लोकसभा राज्यसभा वाली बातें आगे हैं। अब पैरा भी 2 तरह के होते हैं, पार्ट 2A, पार्ट 2B। पार्ट 2A मेजर इरेगुलरिटीज़, पार्ट 2B माइनर इरेगुलरिटीज़। तो जो ये पार्ट 2A वाले पैराज है ना,
वो यहाँ पे ड्राफ्ट पैरा बनने का काम करते हैं। तो ये जनरल बात हुई कि ड्राफ्ट पैरा होता क्या है। जैसे आपके ऑफिस में होगा पीडीपी रजिस्टर होते होगा पोटेंशियल ड्राफ्ट पैरा, वही वाली बात है कि कौन सा पैरा है जिसको ड्राफ्ट पैरा बनने की जिसमें पोटेंशियल है। अब ड्राफ्ट पैरा को लिखने की बात करते हैं कि ड्राफ्ट पैरा को कैसे लिखते हैं। बोर्ड की तरफ देखेंगे कि ड्राफ्ट पैरा को क्या क्या पॉइंट्स उसमें इंक्लूड होने चाहिए। सबसे पहले तो डिपार्टमेंट का नाम आएगा टॉप पे, ठीक है, देख लेंगे अभी अपन इसके 2 एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स देखेंगे तो उससे आपको क्या है डाउट्स आपके क्लियर होते रहेंगे। फिर उसका एक शॉर्ट टाइटल रहेगा, टाइटल के बाद एक बॉक्स बनेगा, अगर बना सकते हो तो आप ठीक है, नहीं बनाओ तो भी ठीक है, उसमें डिटेल टाइटल रहेगा उसका। उसके बाद में डिपार्टमेंट ने ऑडिट फाइंडिंग क्या हुई, डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसा किया जो नहीं होना चाहिए था, तो डिपार्टमेंट ने कुछ ब्रीच किया है क्या, कोई रूल को तोड़ा है क्या, या कुछ ऐसा किया है कि वो ऑडिट में आना चाहिए, तो वो उसके बारे में लिखेंगे। फिर ऑडिट फाइंडिंग्स के बारे में, क्या ऑडिट ने क्या देखा। फिर उसके बाद मैनेजमेंट को हम उसको मैनेजमेंट को देंगे तो मैनेजमेंट उसके लिए रिप्लाई देखा तो हम देखेंगे कि वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। और उसके बाद क्या है ऑडिट क्या है अपने कंक्लूजन पे पहुंचेगी और अपना क्या है कंक्लूड करेगी, उसको उस पॉइंट के बारे में कंक्लूड करेगी। अब इसके लिए क्या है कि 2 एग्जांपल्स है, 2 एग्जांपल्स कहाँ से लिए हैं मैंने। एक रिपोर्ट नंबर 10 है, कौन सी रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट नंबर 10 है, CAG की वेबसाइट पे है, रिपोर्ट नंबर 10 ऑफ 2020। ये रिपोर्ट मैंने ली है, ये आप तो CAG की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ड्राफ्ट पैरा मिल जाएंगे। मैंने बताया ना ऑडिट रिपोर्ट्स में जाओ आप, ऑडिट रिपोर्ट्स में कंप्लायंस ऑडिट को देख लो, परफॉर्मेंस ऑडिट को देख लो, उसमें ड्राफ्ट पैरा ही पैरा है। तो मैंने ये रिपोर्ट ली है, ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ। शुरू करने से पहले क्या है आपको डिस्क्रिप्शन में इस रिपोर्ट को डाउनलोड करना है और एक बार पढ़ना है। एक बार जो मैं बता रहा हूँ उन जो दो एग्जाम्पल कर रहे हैं उनके बारे में एक बार पढ़ना है, फिर उसके बाद में क्या है आगे बढ़ना है। अब इसमें पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ जो कि है पेज नंबर 84 पे। आप 84 पेज नंबर पे आ जाओ। जो ये जैसे ये पेज है तो यहाँ पे लिखा है 84, और अगर आप वैसे PDF में देख रहे हो तो इसका नंबर है 98। 192 पेज की PDF है, इसमें 98 वाले पेज पे आ जाओ। जो एक पारदीप पोर्ट ट्रस्ट का क्या है एक ड्राफ्ट पैरा दिया हुआ है ऑडिट रिपोर्ट में, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, उसको देखिए। तो पढ़ा होगा आपने, कौन सा पेज नंबर था, 84 था ना। 84 पेज नंबर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसमें और इम्पोर्टेंट बात क्या है, एक तो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो इसमें मस्ट इंक्लूड करने ही है आपको, फैक्ट्स एंड फिगर्स। इस एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ईयर्स आ रहे हैं, ठीक है, कोई डेट आ रही है, अमाउंट आ रहा है, ये क्या है फैक्ट्स एंड फिगर्स है। ये आपको क्या है ड्राफ्ट पैरा में इंक्लूड करने ही है, इनको नहीं छोड़ना है, इनको छोड़ना नहीं है, इनको इंक्लूड करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट जो ये 3 चीज़ें थी, ये यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था ये, अरे यार आज पेन के क्या हो गया। ये जो पहला पॉइंट था वो क्या था, पहला पॉइंट तो ये था कि जो डिपार्टमेंट का नाम है वो टॉप पे रखेंगे। तो ये डिपार्टमेंट का नाम क्या है, पारदीप पोर्ट ट्रस्ट, डिपार्टमेंट का नाम ये है ना। तो इसको ड्राफ्ट पैरा बनाएंगे तो ये ड्राफ्ट पैरा बन रहा है तो इसको यहाँ पे रखेंगे। ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड में टॉप पे। और ये जो तीनों हैं 1 2 3 ये तीनों क्या होंगे, बोल्ड होंगे।
तो पहला तो क्या हो गया कि फैक्ट्स एंड फिगर्स इंक्लूड करेंगे, इन तीनों को बोल्ड में लेना है। तो पहला तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पारदीप पोर्ट ट्रस्ट, ये हो गया। उसके नीचे ये क्या था, शॉर्ट टाइटल, ये शॉर्ट टाइटल इसके नीचे लिख देंगे। बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं, बता रहा हूँ कि ऐसे के ऐसे आएगा, पारदीप पोर्ट ट्रस्ट आ गया। नंबरिंग की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए है। वैसे तो अच्छा आपके पास तो PDF है ना, हाँ तो उसमें दिया हुआ है ना, वैसे ही देखना है। शॉर्ट टाइटल क्या लिखा है, करेक्टिव एक्शन टेकन एट द इंस्टेंस ऑफ ऑडिट। आपको जरूरी नहीं है कि यहाँ से रट के ही लिखना है, हमें वहाँ पता भी नहीं होगा ना कौन सी ऑडिट रिपोर्ट आएगी। आप 5 ऑडिट रिपोर्ट के रट लोगे, पता नहीं कौन सी ऑडिट रिपोर्ट वहाँ पे आएगी, हजारों ड्राफ्ट पैरा हैं। तो इसमें क्या करना है, इसमें इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार ड्राफ्ट पैरा को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद उसका एसेंस आना चाहिए इस लाइन में। इसमें एसेंस क्या है कि करेक्टिव एक्शन लिया। करेक्टिव एक्शन क्या लिया कि इनकम जो IT डिपार्टमेंट था उसको इंटरेस्ट फ्री जो इन्वेस्टमेंट था, जो इनकम टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट था, उस पर भी क्या है, डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स पे कर दिया गलती से। तो क्या एक करेक्टिव एक्शन लिया गया है क्या, तो वहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि करेक्टिव एक्शन टेकन, ठीक है, पूरा लिखना एट द इंस्टेंस ऑफ ऑडिट। आपका वहाँ पे क्या है, जो दिमाग काम कर रहा है, आपको जो वहाँ पे कंक्लूजन है वो लिखना है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है ना, इससे ही पता चलेगा कि अंदर क्या बात करने जा रहे हैं। फिर तीसरा क्या था, डिटेल्ड टाइटल। डिटेल्ड टाइटल के बारे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 99% तो ये आपको ड्राफ्ट पैरा में ही मिल जाएगा। देखो इसका पैरा नंबर 3 पे जाना, ये पारदीप है ना, उसमें पैराग्राफ दिए, उसमें पैरा नंबर 3 पे जाना। तीसरे पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है सेम टू सेम, जो यहाँ पे आपको बॉक्स बना के लिखना है ना, जो यहाँ पे आपको बॉक्स बना के लिखना है। देखो तीसरा मैंने बताया था कि डिटेल टाइटल एक बॉक्स में लिखना है, वहाँ पे आ जाएगा बॉक्स की, कोई ऐसी चिंता करने की बात नहीं है, बॉक्स वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपने बॉक्स बनाया, टेबल में से एक टेबल ले लेंगे तो सिंगल तो बॉक्स बन जाएगा। तो वो वहाँ पे तीसरा पैराग्राफ ऐसे के ऐसे उठा के यार रखा गया। ध्यान रखना कॉपी पेस्ट नहीं होगा, आप सोचो कि मैं यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर लूँ, वो नहीं होगा, आपको टाइप ही करना पड़ेगा। और ये तीनों कैसे होंगे, बोल्ड में होंगे। अब इसमें क्या आया, इसमें यही तो आया कि क्या हो गया, क्या मतलब उसका कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन यही है कि जो पावर, हाँ ये शॉर्ट है ना, ये शॉर्ट में नहीं लिखना है। अगर उसने कोई शॉर्ट में, जैसे CBDT उसने शॉर्ट में दिया है ड्राफ्ट पैरा में, तो वो तो शॉर्ट में ले लो। लेकिन अगर मान और चीज़ आपको शॉर्ट में नहीं लिखनी है, आपको पूरा ही लिखना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि पारदीप पोर्ट ट्रस्ट ने पेड किया एक्सेस इनकम टैक्स ऑफ ₹1.3 करोड़ फॉर असेसमेंट ईयर 14-15 to 15-16 ड्यू टू इंक्लूजन टैक्स फ्री इंटरेस्ट इनकम इन टोटल टैक्सेबल इनकम। वही बात है कि जो इंटरेस्ट, जो इनकम टैक्स फ्री वो थी इनकम, उसको क्या कर लिया उसने, टैक्सेबल इनकम में ले लिया, तो टैक्स पे करना पड़ गया। और ऑडिट ने क्या किया, पॉइंटेड आउट किया एक्सेस पेमेंट को इनकम टैक्स के। तो मैनेजमेंट ने इस मैटर को कहाँ लेके गए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के पास लेके गए। चौथा पॉइंट क्या था कि क्या गलती हो गई, मैनेजमेंट ने कुछ किया तभी तो हम ऑडिट फाइंडिंग करेंगे। ऑडिट फाइंडिंग क्या होता है, मैनेजमेंट ने कुछ गलती की। तो मैनेजमेंट ने गलती यही की कि टैक्स फ्री इनकम इनको किसमें, टोटल टैक्सेबल इनकम में इन्होंने क्या 20 करोड़ 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, और वो क्या था, टैक्स फ्री था। लेकिन उसको उसने क्या कर लिया, टोटल टैक्सेबल। और यहाँ पे ये फिगर डेट दी हुई है मार्च 2013, ये लेनी है। उसके बाद में पांचवा, ऑडिट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो इन्वेस्टमेंट था इससे 4.20 करोड़ का इंटरेस्ट आया, उसमें से 1.43 करोड़ उसने क्या टैक्स पेड कर दिया। और उसने मैनेजमेंट को बताया, तो मैनेजमेंट ने क्या किया, CBDT के साथ मैटर लेके गए और इसको करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी बातें हमें उसमें क्या है, ड्राफ्ट पैरा में इंक्लूड करनी है। ये सबसे सिंपलेस्ट ड्राफ्ट पैरा है और ऐसा ही आता है, बहुत हार्ड नहीं आएगा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ना, टाइम इसमें काफ़ी रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कितने हैं, बहुत कम है, उनको तो फटाफट निपटा सकते हैं, इसमें टाइम बहुत रहता है।
ढंग से पढ़ना है, ये वाला पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, ये वाला क्या लेना है, उसके बाद में ये वाला जनरली हमें मिल जाएगा। या फिर इसमें क्या आना चाहिए, कंक्लूजन आना चाहिए। आपको समझ में आ रहा होगा कंक्लूजन क्या है। तीसरी बात, फैक्ट्स एंड फिगर्स आ गए, इन तीनों को बोल्ड कर दिया, इसमें टेबल बना दी। और क्या करना है इसमें, इसको हो सके तो ऐसा नहीं है, उसमें एक फिक्स वर्ड्स आते हैं कि इतने वर्ड्स में ही इसको लिखना है, तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसी को ही कॉपी पेस्ट करना है, हम अपनी लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकते हैं उसमें कुछ, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा हुआ ड्राफ्ट पैरा 1 एग्जाम्पल। समझ में आया होगा, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है, बिल्कुल डरना नहीं है। ये 30 नंबर का है। अगर आपने इसमें, अगर इसका केवल वो भी बना के आ गए, आप फॉर्मेट अगर कुछ भी थोड़ा बहुत लिख के आ गए जो उससे रिलेटेड है ठीक ठाक, तो भी आपको 30 में से 20-25 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो एग्ज़ाम पास करने के लिए काफ़ी है ना, 20-25 मिल गए तो कितने चाहिए फिर, और चाहिए 20-25। सेकंड एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल 2 ले लो, पेज नंबर 80 पे जाओ और पीडीएफ के 94 पे जाओ। एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का एक दिया हुआ है ड्राफ्ट पैरा। इसमें क्या था कि कौन है ये, डिपार्टमेंट का नेम किस में होगा, बोल्ड में, कहाँ पे होगा, टॉप में, कहाँ पे, लेफ्ट कॉर्नर पे। उसके नीचे शॉर्ट टाइटल क्या था कि एक्सेस पेमेंट किया, लिखा हुआ है वहाँ पे, एक्सेस पेमेंट हो गया इतने रुपए का। फिर डिटेल टाइटल बॉक्स बनाना, उसमें लिखना है कि ये एक्सेस पेमेंट किया है जेएनपीटी ने, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जेएनपीटी बार बार आ रहा है, तो मैंने कहा ना कि इसको लॉन्ग में लिखना है, तो अगर बहुत ज़्यादा बार अगर उसमें यूज़ हो रहा है, कोशिश करो वो कम हो, अगर ज़्यादा बार हो रहा है तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एक ही बार आपने ड्राफ्ट पैरा लिखा, उसमें एक ही बार हो रहा है, तो फिर बाद में शॉर्ट में नहीं लिखना है, उसको फुल में लिखना है। इसका आप समझे होंगे, इसमें क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया है कि जो ओवर टाइम देते थे एम्प्लॉय को, उसमें क्या है एचआरए को भी इंक्लूड कर लिया। एचआरए क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंसेज को भी। तो उससे क्या हुआ कि उसको एक्सेस पेमेंट चला गया, जो एम्प्लॉयज़ को एक्सेस पेमेंट चला गया। तो ये इसका कंक्लूजन हो गया, ये आपको पढ़ने से ही पता चलेगा। आप पढ़ोगे या तो मिल ही जाएगा, जैसे लास्ट वाले में पैरा अगर आप 3 में था वो वैसा का वैसा उठा के वहाँ लिखना था, या फिर हमें पढ़ने से पता चल जाएगा कि इसका कंक्लूजन ये है, बस वो छोटा सा कंक्लूजन वहाँ पे लिख देना है। और अमाउंट भी है तो अमाउंट भी लिख देने की, मेड एक्सेस पेमेंट ऑफ रुपीज़ इतना इतना ड्यू टू दिस रीजन। चौथा क्या था, चौथा पॉइंट ये था कि क्या रूल्स, क्या मतलब कौन सा रूल्स ब्रीच हुआ। तो ये कह रहे हैं कि जेएनपीटी के पे एंड अलाउंसेस रेगुलेशन है 1997, उसमें ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि है ना जो ओवर टाइम देते हैं उसमें एचआरए का इंक्लूजन करना है। और जबकि ये 1 अप्रैल 1997 से क्या ऐसा कर रहे हैं, तो रूल्स गलत हो गए। अगर इसमें लिखा हुआ होता तो बात खत्म हो जाती, कहीं ऐसा लिखा हुआ ही नहीं है, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपनी मर्जी से थोड़ी कर सकते हैं। पोर्ट है, पोर्ट को कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग बनाती है। तो इसको क्या करना है कि अगर कुछ भी रूल्स रेगुलेशन, इसमें रूल्स रेगुलेशन ये खुद थोड़ी चेंज कर सकते हैं। जो रूल्स रेगुलेशन है, जैसे हम सीएजी के, जैसे हम एक सीएजी के क्या है, सीएजी के एक ब्रांच ऑफिस में काम कर रहे हैं, सीएजी के एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो सीएजी हमारी क्या है, सबसे हायर अथॉरिटी है। उसने जो रूल्स बनाए वो ऑफिस थोड़ी चेंज कर सकता है। जिस ऑफिस में मैं काम कर रहा हूँ उसने अपने हिसाब से चेंज कर लिया, कुछ एक्स्ट्रा देने लग गए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इन्होंने ये काम कर दिया। तो ऑडिट ने क्या किया, यहाँ पे देखिए, अगर डेट है 1 अप्रैल 1997 तो पूरी लेनी है। ऐसा नहीं कि 1997 लिख दिया या अप्रैल 1997 लिख दिया, पूरा लिखना। फैक्ट्स एंड फिगर की बात कर चुका हूँ। ऑडिट ने दिसंबर 2015 में पाया कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट ने क्या किया कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने अप्रूव किया है इसको फरवरी 2016 में। नहीं, मैनेजमेंट ने क्या कहा 2016 के रिप्लाई में कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने इसको अप्रूव किया हुआ है। ऑडिट ने क्या कहा मार्च 2016 में, फरवरी में रिप्लाई आया, मार्च में ऑडिट ने क्या कहा कि ऐसे कैसे, आपको मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से क्या लेना पड़ेगा, इसका अप्रूवल लेना चाहिए। ऑडिट ने ये एडवाइस किया। जेएनपीटी ने जून 2017 में मिनिस्ट्री को लेटर भेजा, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया।
फिर ऑडिट ने ऑब्जर्व किया अक्टूबर 2017 में क्या कि इर्रेगुलर पेमेंट है ना जो 31.05 करोड़ हो चुका था, किसको, एम्प्लॉय को, वो एचआरए के इंक्लूजन के कारण। फिर जेएनपीटी मैनेजमेंट ने फिर जनवरी 2019 में लेटर लिखा मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग को, और जून 2019 में उसका रिप्लाई आया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का कि ये ऐसा लॉस हुआ है, ये गलत है और इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए ऑफिसर्स की। उसके बाद में जेएनपीटी ने 15 जुलाई 2019 को एक इंटरनल सर्कुलर निकाला कि ये है ना जो रिकवरी की जाएगी, किसकी, जो एक्स्ट्रा हाउस बिल्डिंग है, जो एचआरए हाउस रेंट अलाउंस है जो आपको पे किया गया है ओवर टाइम के साथ, उसकी आपकी सैलरी से रिकवरी की जाएगी। लेकिन कुछ एक्ट है उसमें कुछ प्रोविजंस है, उसके आधार पे क्या किया गया कि वो पीछे वाला रिकवर नहीं कर सकते हैं, तो वो रिकवर नहीं हुआ। तो लास्ट में ऑडिट ने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग थी उसका क्या है, उसके रेस्पॉन्स, उसका लेट रेस्पॉन्स हुआ, उसको 2017 में लेटर लिखा था, कहाँ पे, जनवरी 2017 में लेटर लिखा था, फिर जनवरी 2019 में लेटर लिखा था। तो 3-4 साल तो उसने क्या कर दिया, इसी में टाइम पास कर दिया, उसने कुछ एक्शन नहीं लिया। तो 3-4 साल का क्या है, एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया। 3-4 साल अगर पहले कर लेते तो ये पेमेंट रुक सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो फिर बाद में वो सब कुछ माफ़ कर दिया गया। ये सबसे है ना सबसे हार्ड, सबसे बड़ा पैरा हो गया। ये इतना बड़ा आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन एक बार बस ये फैक्ट फिगर की बात है कि ये क्या हुआ, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चला कि ये उसने रूल्स तोड़ा, फिर ऑडिट ने ये पाया, फिर उसने ये कहा, फिर मैनेजमेंट का रिप्लाई आया, फिर ऑडिट ने कहा, फिर मैनेजमेंट का रिप्लाई आया, और ये चलता रहा। तो इससे अपने को क्या ऑडिट पैरा में, क्या ड्राफ्ट पैरा में क्या लगा कि एक तो पहले 3 वाले हैं ना वो बोल्ड करने हैं, क्या जो डिपार्टमेंट का नाम है, उसके बाद में क्या है शॉर्ट टाइटल और डिटेल टाइटल, तीनों को बोल्ड कर देना है। फैक्ट्स एंड फिगर जैसे अमाउंट्स है, डेट है, ईयर्स है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, उनको क्या है क्लियरली मेंशन करना है। और जो वर्ड्स उसमें हम वर्ड्स जो इसको शॉर्ट करके लिख रहे हैं, क्योंकि ड्राफ्ट पैरा आएगा वहाँ पे, तो उसमें है ना जो एग्जामिनर ने जो उसमें जो दिया हुआ रहता है कि ड्राफ्ट पैरा इतने वर्ड्स में लिखिए, तो उतने ही वर्ड्स में लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान रख लेना। ये बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, क्या पता उसकी वजह से कितने मार्क्स कटेंगे, मुझे नहीं पता है, लेकिन हमें जानना ही नहीं है। 2-4-5 वर्ड कम ही लिखो, ज़्यादा मत लिखना जो उन्होंने बताया है। तो ये ड्राफ्ट पैरा की बात हो गई है। ड्राफ्ट पैरा का देखिए आएगा, ये पक्का है। बस एक बार क्या फॉर्मेट देखना है, और वहाँ पे ड्राफ्ट पैरा है तो पढ़ना उसको, है ना, ऐसे नहीं हवा में कुछ भी चल रहा है, उसको पढ़ लेना, 2-3 बार पढ़ लेना। अरे क्या फ़र्क पड़ रहा है, 2-3 बार पढ़ लेना, कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो लिख लेना, आपको पैड और पेन तो मिलेगा ही, तो ड्राफ्ट पैरा का क्वेश्चन हो जाएगा। देखो अब आपको लग रहा है कि ड्राफ्ट पैरा कुछ होता था, ऐसे डर से रहे थे ना, कुछ नहीं है ड्राफ्ट पैरा, क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, ये वहाँ पे देख लेना, वहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम पता चल जाएगा, ये एक लाइन की बात है, ये वहाँ पे मिल ही जाएगी। फिर नीचे क्या है, नीचे तो बस यही देखना है कि कौन सा रेगुलेशन तोड़ा, फिर ऑडिट ने क्या किया, फिर मैनेजमेंट ने क्या किया। जैसे पारदीप पोर्ट ट्रस्ट का कितना इजी ड्राफ्ट पैरा था, बड़ी आसानी से हो गया था, वैसा ही उसी टाइप का आएगा। ये हो गया अपने ड्राफ्ट पैरा की बात। अब हम बात करेंगे ऑफिशियल लेटर की। ऑफिशियल लेटर 15 नंबर का आता है। एक तो नॉर्मल लेटर होता है, आप जानते हैं सभी, उसमें क्या होता है, हाँ, टू लिखेंगे, फिर उसके बाद टू द डिप्टी डायरेक्टर, टू द डिप्टी अकाउंटेंट जनरल, ऑफिस का नाम, नीचे सब्जेक्ट आएगा। फिर आप अगर किसी लेटर का जवाब दे रहे हैं तो सब्जेक्ट के नीचे रेफरेंस, लेटर नंबर ये डेटेड, फिर नीचे सर, मैडम, और आगे बढ़ जाएंगे जो भी मैटर के बारे में पूछा होगा, लास्ट में योर सिंसियरली और फेथफुल्ली। वो सब नॉर्मल बातें हैं, उस लेटर की बात नहीं करूँगा। यहाँ पे जनरली ऑफिशियल लेटर में डेमी ऑफिशियल लेटर पूछा जाता है, डेमी ऑफिशियल लेटर ही पूछा जा रहा है और यही पूछा जाएगा, बाकी आप देख लेना। और इसके बारे में बता देता हूँ, 15 नंबर का है, तो हमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही लिख के आना है। कभी कभी ऐसे होता है कि अरे यार कुछ आ ही नहीं रहा समझ में क्या करना है, तो अगर आप फॉर्मेट भी बना के आओगे तो कुछ तो नंबर मिलेंगे, तो फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। अगर आप ऑफिस में डेमी ऑफिशियल लेटर बनाते हो तो देखेंगे कि जो ऑफिस का नाम है और जो लिख रहा है लेटर,
वो क्या है, ऊपर प्रिंटेड रहते हैं पहले से ही, ऊपर प्रिंटेड रहते हैं, नहीं देखा होगा तो देखिएगा, ये वहाँ प्रिंटेड पहले से रहते हैं, लेकिन वो अपने को एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इस साइड तो ऑफिस का नाम लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, जो भी लेटर को भेज रहा है, जैसे इसमें राकेश शर्मा I&S है, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट है, ये लेटर को भेज रहे हैं, और ये इस ऑफिस के ये क्या है, डायरेक्टर है। उसके नीचे देखो कहीं कहीं पे यहाँ पे भी लिखा होता है कि DO लेटर नंबर, यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि उधर ही हो, क्योंकि लेटर हेड है तो यहाँ पे DO लेटर नंबर जनरली लिखा जाएगा। उसमें कोई भी आप अज्यूम करके DO लेटर नंबर लिख सकते हैं। ऑफिस का नाम हो गया, किससे रिलेटेड है, एनुअल प्रिंटेड रिपोर्ट से रिलेटेड है, साल लिख देंगे, 21 नंबर कुछ भी लिख देंगे, डेट दे देंगे उसके नीचे। ये फॉर्मेट हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ये हो गया, फिर उसके बाद में एक स्पेस देके ये लिख देंगे, उसके जस्ट नीचे ये लिख देंगे, फिर एक स्पेस देके यहाँ पे आ जाएंगे, और क्या लिखेंगे कि डियर श्री राहुल। अगर आपको फर्स्ट नेम पता है तो क्या लिखेंगे, डियर श्री राहुल, डियर श्रीमती, डियर श्री XYZ, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट नेम पता नहीं है तो लास्ट नेम लिख देंगे, डियर अग्रवाल जी, डियर शर्मा जी, डियर वर्मा जी, डियर गुप्ता जी, डियर दुबे जी। उसके बाद में क्या लिखेंगे कि अगर आपने कोई लेटर उसका भेजा है, तो ये मैं बात कर रहा हूँ कि एनुअल प्रिंटेड रिपोर्ट आती है कंपनी से, तो उनमें CAG का कमेंट्स क्या है, उसमें प्रिंट होता है। लेकिन क्या किया कंपनी ने, CAG का जो कमेंट है वो प्रिंट करना भूल गई है, तो ऑफिस लिख रहा है कि विथ रेफरेंस टू दिस ऑफिस लेटर नंबर, की वो जो कमेंट वाला लेटर गया था उसका नंबर और डेट ये है, ये आप कुछ भी ले लीजिएगा आपकी मर्जी से। वहाँ पे आपको अगर दे रहा है तो फिर वही लेना है, अगर वो कुछ नहीं दे रहा है तो फिर अपनी मर्जी से लिखो जो भी लिखना है। तो 2021 तो वो क्या कहेगा कि जो कमेंट है, जो CAG कमेंट्स है, वो आपकी ऑडिट प्रिंटेड रिपोर्ट में इंक्लूड होना चाहिए था, लेकिन आपके द्वारा इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये आपको बताया जा रहा है, इट इज़ इन्फॉर्म टू यू दैट please include the CAG comments in our annual printed report, and after the inclusion please send 10 copies or annual printed report to this office। फिर एंड में क्या लिखेंगे, एंड प्लीज़ टेक क्वेश्चन, आगे जब आप कर रहे हैं, जब भी आप आगे एनुअल प्रिंटेड रिपोर्ट भेजे तो उसमें आप क्या है, क्वेश्चन लीजिए। तो लिख देंगे प्लीज़ टेक क्वेश्चन ड्यूरिंग द नेक्स्ट एनुअल प्रिंटेड रिपोर्ट। तो ये अपना क्या हो गया, डेमी ऑफिशियल लेटर हो गया। तो यहाँ पे मैटर तो कहाँ से मिलेगा, मैटर तो जो वो लेटर में पूछेगा, परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट के बारे में जो पूछा था पिछली बार, परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पूछा था कि परफॉर्मेंस ऑडिट एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड ये था कि किसी आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की किसी की ऑडिट जानी थी, तो उसके सेक्रेटरी को लेटर लिखना था कि ये हम ऑडिट करने आ रहे हैं उसके बारे में। तो हम जो इंटीमेशन लेटर भेजते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट का या फिर कंप्लायंस ऑडिट का, वो सब लिख सकते हैं कि परफॉर्मेंस ऑडिट इतने दिनों की रहेगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ पीरियड की रहेगी, आपको ये तैयार रखना है, ये सब देखा जाएगा, ये वो सब कुछ लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मेट हो गया। नीचे यहाँ पे आएगा योर सिंसियरली, और क्या आएगा, साइन, वहाँ पे अपना साइन आएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जिसको लिख रहे हैं टू श्री राहुल शर्मा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंपनी का नाम, खत्म। तो ये हमारा डेमी ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट हो गया। घबराने की ज़रूरत नहीं है, डेमी ऑफिशियल लेटर अगर ज़्यादा समझ में नहीं आए तो फॉर्मेट भी बना के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2-4 लाइनें अगर आपके कुछ दिमाग में आ रही है तो लिखिएगा। इनके लिए भी क्या वर्ड्स फिक्स होते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि उन्हीं वर्ड्स में अपने को लिखना है, उसके बाहर नहीं जाना है। तो ये हमारा आज क्या हुआ, ड्राफ्ट पैरा हो गया, डेमी ऑफिशियल लेटर हो गया। अब उसमें प्रेसी बचा है, तो प्रेसी कुछ नहीं है, कितना शायद 1/4 लिखना रहता है ना, so, जो शो वर्ड्स होते हैं उनको 25 में लिखना रहता है प्रेसी में। ठीक है, और इसको क्या है, अपनी लैंग्वेज में लिखना रहता है, वही मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। प्रेसी में क्या होता है कि ऐसे नहीं है कि वो दिया हुआ है उसी को वो कन्वर्ट करके आप लिख रहे हो, हाँ उसको ही कन्वर्ट करके लिखना है, लेकिन अपने शब्दों में लिखना है, उसी की कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कॉपी पेस्ट होगा भी नहीं, लेकिन लिख के भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारी बात होगी किसकी, ड्राफ्ट पैरा की, ऑफिशियल लेटर की। और प्रेसी की तो इतना ही है कि उसको कम करके लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है और अच्छी तरह से लिखना है।
तो अगर ये आपका हो गया तो PC1 आसानी से पास किया जा सकता है, लेकिन आपको कोशिश रहना है, डरना नहीं है। ड्राफ्ट पैरा इजी हो गया, आपको बता दिया है मैंने, और डेमी ऑफिशियल लेटर भी इजी है, प्रेसी भी इजी है। अगर आप 1-2 प्रेसी करेंगे तो आपको उसका मैन पता चल जाएगा कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये आज अपना हो गई ये दोनों बातें। चलिए, अगर हाँ, वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा आपके कमेंट्स आ रहे थे कि ड्राफ्ट पैरा, तो ड्राफ्ट पैरा देखिए मैंने बनाया है, कोशिश की है इसको बेस्ट आपको बताने की कि ड्राफ्ट पैरा और डेमी ऑफिशियल लेटर कैसे बनता है। आपके जो भी सजेशंस है, कमेंट है, क्वेरीज है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।